गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम कक्षा 10 के पाठ 11 जो कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित ईदगाह के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे, जिसके हमने भाग 3 पढ़ लिए थे। आज हम इसी पाठ के भाग 4 के बारे में पढ़ते हैं। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, बिस्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चू पकड़ा जाए तो अदालत में बंदे बंदे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। तो मोहसिन, महसून और नूरे और हामिद इस प्रकार से चारों जब खिलौने खरीद कर लाए थे, तो हामिद ने चिमटा खरीदा था, तो सभी अपने अपने खिलौनों की प्रशंसा कर रहे थे, बता रहे थे। तो एक कहता है मेरा सिपाही ये कर देगा, बिश्ती मेरा पानी भर कर ले आएगा, तुम्हारा चिमटा क्या करेगा। तो इस प्रकार से इन चारों के बीच में ये बातचीत चल रही थी। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारा हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, तुम्हारे यह वकील, सिपाही और बिस्ती लोंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना यह काम है तो जो यह रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क से सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया गया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने, चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और क्या कर सकता है। तो फिर जब वकील महमूद और ये मोहसिन और ये लोग अपने सिपाही, वकील इनके बारे में बताते हैं, तो महमूद कहता है कि हमारे वकील साहब तो कुर्सी पे बैठेंगे और तुम्हारा चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहेगा। तो इसी प्रकार से जब उसकी बात सुनकर नूरे को भी और अत्यधिक जवाब देने के लिए वो तत्पर हो जाता है, और नूरे और सम्मी भी सोचने लगते हैं कि सच में चिमटा तो बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और क्या कर सकेगा। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा, तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खासी गाली गलौज थी। कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई, ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई ढेरजा कनकौवा किसी गंडे वाले कनकौवे को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकालने वाली चीज है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाए, बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया, उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती। तो जब वो चारों बच्चे आपस में इस चीज के लिए झगड़ते लड़ते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज भी करने लग जाते हैं, तब बाद में क्या होता है कि जब वो अपने चिमटे के बारे में बहुत कुछ बता देता है कि तुम्हारे वकील को नीचे गिरा देगा, ये कर और सिपाही को तोड़ डालेगा, इस प्रकार से जब वो बातें बताने लग जाते हैं, तब अंत में मोहसिन, महमूद और नूरे सम्मी इनको कोई और नई बात कहने को मिल ही नहीं पाती है। वो कुछ हामिद को कुछ ढंग से रिप्लाई नहीं दे पाते। विजेता को हराने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वह हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज न ले सके। तो इस प्रकार से फिर हामिद क्या हुआ, अंत में इन चारों में से बातचीत करते करते वो खुद जीत गया। तो हकीकत बात है कि भाई जो विजेता होता है वो क्या होता है कि हारने वाले को हरा ही देता है। तो इस प्रकार से हामिद ने भी उन लोगों को जिन्होंने किसी काम की कोई वस्तुएं नहीं ली, 3-3, 4-4 पैसे भी खर्च कर दिए, और ऊपर से फिर हामिद को चिढ़ा अलग से रहे थे, तो ये सारी चीजें हामिद से बर्दाश्त नहीं हुई। तो उसने एक चिमटा खरीदा जो कि एक काम की वस्तु भी थी, और
सामने वालों ने जब उसके साथ ऐसा बिहेवियर किया, व्यवहार किया, तो उसका बहुत ही तर्कपूर्ण उसने जवाब दिया। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। संधि की शर्तें तय मतलब वो लड़ते लड़ते फिर क्या करने लगे, अंत में समझौता करने लगे। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा तो दो, हम भी देखे। तुम हमारा बिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच। ये चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा, मालूम होता। अब बोले। तो इस प्रकार से फिर उनके बीच में समझौता हो जाता है, वो मिलजुल कर रहने लग जाते हैं। तब हामिद कहता है कि मैं तो तुम्हें सिर्फ चिढ़ा रहा था, क्या ये चिमटा इनकी खिलौने की कोई बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा था। मोहसिन, लेकिन इन खिलौने के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा। महमूद, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार ना पड़े। अम्मा जरूर कहेगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले। परंतु जब हामिद उन्हें समझा भी देता है, फिर भी मोहसिन और जो मोहसिन की पार्टी के जितने भी उसके फ्रेंड थे वो संतुष्ट नहीं हो रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें चिमटा बड़ा भा गया था। उसने अपना बड़ा रंग जमा लिया था। तो फिर वो कहने लग जाते, आपस में बातचीत करने लग जाते। मोहसिन कहता है कोई हमें दुआ नहीं देगा। महमूद कहता है कि दुआ तो बहुत दूर की बात है, उल्टा हमारी घर पे डांट पड़ेगी। अम्मा हमें जरूर कहेगी तुम ऐसे मिट्टी के खिलौने लेकर आए। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। 3 पैसे ही मैं तो उसे सब कुछ करना था, और इन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल जरूरत न थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तम हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। तो अपने आप में हामिद भी फिर सोचने लग जाता है कि किसी की अम्मा या मम्मा इतनी खुश नहीं होगी उनके खिलौनों को देखकर जितनी मेरी दादी इस चिमटे को देखकर होगी। और मैंने जो पैसे खर्च किए वो बिल्कुल भी बिना जरूरत के नहीं किए, व्यर्थ में पैसे खर्च नहीं किए। मेरा जो खिलौना है वो मेरा जो चिमटा है वो सभी खिलौनों का बादशाह है। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साजी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। तो फिर बाद में जब वो घर जा रहे थे तो पहले तो वो हामिद से क्या कर रहे थे, दूरियां बना के चल रहे थे, उसे खाने को लिए नहीं दे रहे थे, ललचा रहे थे। परंतु अब क्या हो रहा था कि सब अलग हो गए और महमूद ने हामिद को अपना फ्रेंड बनाकर कुछ भी खाने की वस्तु लेता तो भी उसे खिलाता था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ बिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। तो जब 11 बज चुकी थी और सभी गांव के लोग घर आने को थे तो मोहसिन की जो छोटी बहन थी उसने सोचा कि भैया मेले में गया तो जरूर कुछ लाया होगा। तो दौड़कर बिश्ती को देखती और हाथ से खुशी के मारे छीन लेती है, उछलती है। तो वो क्या होता है, मिट्टी का बना हुआ था तो गिर कर टूट जाता है। इस पर भाई बहन ने मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। मियाँ नूरे के वकील का अंत उसके प्रतिष्ठा अनुकूल इससे ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, उसकी मर्यादा का विचार तो रखना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। तो फिर जो नूरे ने जो वकील खरीदा था तो सम्मान की बात आ गई। उसने सोचा इसको कहीं ताक में तो नहीं रख सकता, मैं नीचे तो नहीं बिठा सकता। तो दीवार पर 2 खूंटियां लगाई और एक सिंहासन बनाया कागज का, जिस पर वकील साहब को उसने राजा की भांति बिठा दिया। नूरे ने उन्हें पंखा जलना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियां और बिजली के पंखे रहते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्यु लोक में आ रहे और उनकी माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि
घूरे पर डाल दी गई। तो जब पंखा जलाया उसने तो वो क्या हुआ, वकील साहब नीचे गिर गए, इस प्रकार से टूट फूट गए, तो मानो कि स्वर्गलोक से मृत्यु लोक में पहुंच गए। अब रहा महमूद का सिपाही, उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया, लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं जो अपने पैरों पर चलेगा, पालकी पर चलेगा या टोकरी लाई। उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चितड़े बिछाए गए, चिथड़े मतलब कपड़े, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से छोने वाले, जागते रहो, पुकारते चलते, मगर रात को अंधेरी होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते और उनकी एक टांग में विकार आ जाता। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है, उसको ऐसा महरम मिल गया जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन जोड़ सकता है। केवल गूलर का दूध चाहिए, गूलर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती, लेकिन सिपाही को जो ही खड़ा किया जाता है टांग जवाब दे जाती। शल्य क्रिया असफल हो, शल्य क्रिया मतलब ऑपरेशन असफल हो गया, तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है, एक टांग से तो न चल सकता न बैठ सकता। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया, अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है, कभी देवता भी बन जाता। उसके सिर का झालरदार साफा खुलस दिया गया है। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो, कभी कभी तो उसके बाट का काम भी लिया जाता है। तो इस प्रकार से फिर महमूद का जो सिपाही होता है वो सोचता है कि ये कोई मामूली साधारण व्यक्ति थोड़ी ना है जो इस तरीके से पहरा दिया जाएगा। तो एक टोकरी होती है जिसमें फटे पुराने कपड़े बिछाकर उसे बिठाया जाता है। परंतु एक दिन क्या होता है, अचानक से वो टूट जाता है, एक टांग टूट जाती है। तो गूलर के दूध से उसको वापस जोड़ने का प्रयास करते हैं, परंतु वो बातचीत करते हुए सोचते हैं कि हमने जो इसकी टांग जोड़ने का प्रयास किया था वो भी क्या हो गया, असफल हो गया। तो वो सिपाही भी सन्यासी बन जाता है, मानो किसी देवता का रूप ले लेता है और किसी काम का नहीं रहता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। ये चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। के पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी ना, इसलिए मैंने उसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसद शब्दों में बिखेर देता है। यह मुख स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों का खिलौना लेते और खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहां भी उसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? सॉरी। तो इस प्रकार से जब हामिद की बारी आती है तो घर पहुंचते ही उसकी दादी जब उसके हाथ में चिमटा देखती है तो एक पल के लिए तो वो गुस्सा करती है कि किस प्रकार से ये बेसमझ लड़का है जिसको समझ नहीं है, ना उसने कुछ खाया ना पिया है और ऊपर से ये लोहे का चिमटा खरीद लाया। जब वो कहता है कि दादी तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती जब तुम रोटियां सेकती हो, इसीलिए मैंने ये लिया है, तो उसका मन गदगद हो जाता है। उसका जो गुस्सा होता है वो तुरंत ही स्नेह में बदल जाता है। और इस प्रकार से इसमें हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक की बात हमें देखने को मिलती है। और इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हामिद जैसा एक बालक अपना मन कितना भी ललचाता है दोस्तों के साथ खाने पीने को, खेलने को, खिलौने खरीदने को, परंतु फिर भी वो एक छोटा बालक इतना समझदार हो जाता है कि मानो जैसे वो बूढ़ा हो चुका है, बड़ा ही मैच्योर हो चुका है और अपने दादी की, अपने घर परिवार वालों की परवाह करने लग जाता है।
तो यही हमें इस पार्ट में देखने को मिलता है। तो आज का जो आपका होमवर्क है, आपको क्वेश्चन नंबर 7 से 12, जिसमें आपको 11 क्वेश्चन नहीं करना है, मुंशी प्रेमचंद्र का जीवन परिचय लिखिए, 7 से 12 तक का आपको होमवर्क करना है।